नमस्कार प्रिय बच्चों, आज आपका 57वां वीडियो लेक्चर है। टुडे इज योर 57th वीडियो लेक्चर क्लास अंडर द यूनिट सेकेंड पपाया। द टॉपिक इज फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। इस टॉपिक में इतना सफिशिएंट हो गया है ये टॉपिक कि केवल फर्टिलाइजर पर बात की जाएगी। इरिगेशन के बारे में हम आपको जनरली बताएंगे और उसके बारे में जो पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दिया गया है उस पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में आप इरिगेशन को समझ जाएंगे। तो वही आपका टाइटल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्रोडक्शन, हॉट 503, लेक्चर नंबर 57, यूनिट 2 पपाया। टॉपिक फर्टिलाइजर, नॉर्मली फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, क्लास एमएससी हॉर्टिकल्चर, थर्ड सेमेस्टर, कोर्स इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए इस जनरल इंट्रोडक्शन के साथ जो आउटलाइंस हैं उन आउटलाइंस के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इन आउटलाइंस के अंतर्गत हमको अपने पूरे चैप्टर को खत्म करना है। तो कौन कौन सी आउटलाइंस हैं, चलिए देखते हैं हम। आउटलाइंस हैं हमारी, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बायो फर्टिलाइजर, तीसरा है मैन्योरिंग, फिर है हमारा मेथड ऑफ एप्लीकेशन, फिर है रिकमेंडेशंस, फिर है रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर है रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। एक और इसमें पॉइंट को ऐड किया है जो यहाँ हमने नहीं जोड़ा है, टिश्यू कल्चर, वो आपको बाद में बताएंगे। टिश्यू कल्चर, तो इन आउटलाइंस के अंतर्गत हम अपने वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन हमारा पहला टॉपिक है, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। एडुकेट एंड इफिशिएंट मैनरिंग ऑफ यंग एंड मैच्योर पपाया ट्री इज एसेंशियल टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द पपाया एंड टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स। एडुकेट निश्चित मात्रा में एंड एफिशिएंट मैनरिंग ऑफ, एफिशिएंट वे में समुचित मात्रा में यदि हम खाद एक यंग और मैच्योर प्लांट को देते रहेंगे, और देना जरूरी भी है, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है कि वो एसेंशियल है किसमें, हेल्थ को मेंटेन करने में, साथ ही साथ हायर यील्ड्स को ऑब्टेन करने में, ज्यादा से ज्यादा उपज को बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ प्लांट, एक स्वस्थ पादप, एक स्वस्थ पौधे की पूरे शरीर की अच्छी वृद्धि एवं विकास, साथ साथ अच्छी फसल उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि हम निश्चित और समान मात्रा में पौधे को खाद और उर्वरक प्राप्त कराते रहें। इट इज अ हैवी फीडर। ये प्रायः मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ज्यादा ग्रेस्प करने वाला है, हैवी फीडर। इसमें मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स ज्यादा लगती है। Extent of the various nutrients removed from soil by whole papaya plants at a different phase of growth, that is seedling, vegetative, pre-flowering, flowering, fruit development and harvest is given in the table. Next जो टेबल होगी उसमें आपको बताया जाएगा। ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, भूमि से जो पपाया का प्लांट होता है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स का शोषण करता है, अवशोषण करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अवस्थाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन अवस्थाओं से प्रायः पपाया का मैच्योर प्लांट भूमि से ज्यादा मात्रा में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को लेने का काम करता है। वो आपकी अवस्थाएं हैं सीडलिंग स्टेज पे। जब सीडलिंग स्टेज पे नर्सरी अवस्था में पपाया होता है तो ऐसी कंडीशंस में नर्सरी को बिल्डअप करने के लिए जरूरत पड़ती है। वेजिटेटिव, जब वानस्पतिक वृद्धि कर रहा होता है पौधा, तब बहुत ज्यादा में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। फ्लावरिंग से पहले की जो स्टेज होती है प्री फ्लावरिंग, फिर फ्लावरिंग की स्टेज होती है, इस अवस्था में भी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ज्यादा लगते हैं। फ्रूट डेवलपमेंट, फल का जब विकास होता है, फल के विकास में भी एनपीके की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है। फ्रूट के डेवलपमेंट के साथ साथ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में तो आप समझ सकते हैं कि जब एक अनमैच्योर फ्रूट राइप होता है तो ऐसी कंडीशन से बहुत से फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में न्यूट्रिएंट्स एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का रोल नहीं होगा तो प्लांट ना इजीली मैच्योर होगा और फ्लावरिंग के बाद फ्रूट ही नहीं बनेंगे, और फ्रूट अगर बन भी जाएंगे तो वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचेंगे। सिग्निफिकेंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर फ्लावरिंग। जो एक सही मात्रा में जो अपटेक है, सिग्निफिकेंट, आइडियल हम जिसको कहते हैं अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर फ्लावरिंग। पुष्पन क्रिया के बाद ही जो है सिग्निफिकेंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट रिमूव्ड बाय होल प्लांट एट हार्वेस्ट आर 305, 103, 5 to 4, 3 to 7 and 183 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली। अब आप समझ सकते हो कि जो पोषक तत्व हैं पूरे प्लांट के द्वारा हार्वेस्ट तक जो कंज्यूम किए जाते हैं वो 305 किलोग्राम, 103 किलोग्राम, 524 किलोग्राम, 327 किलोग्राम, 183 किलोग्राम, मतलब 305 किलोग्राम नाइट्रोजन, 103 किलोग्राम फास्फोरस, 524 किलोग्राम पोटास, 327 किलोग्राम कैल्शियम और 183 किलोग्राम मैग्नीशियम है। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज अ हैवी फीडर। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। थस द रेशियो ऑफ एनपीके रिमूव्ड आर 1 = 0.34 रेशियो 1.71। The nutrients removed from the soil by 1 tons of papaya fruits in Hawaii in descending orders are potash, nitrogen, calcium, magnesium and phosphorus, and the ratio of N, P and K removed is 1:0.14:1.58। जो न्यूट्रिएंट्स रिमूव्ड होते हैं सॉइल से 1 टन पपाया को पैदा करने के लिए, स्पेशली हवाई कंडीशंस की बात की गई है, उनको घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। वो ये क्रम ये है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऊपर जो आप देख सकते हैं। पपाया रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू एप्लीकेशन ऑफ। पपाया जो है बहुत सकारात्मक वे में अपने आप को रिस्पॉन्स कराता है यदि हम एप्लीकेशन करते हैं किसका, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का, एंड टू सेवरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इससे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो काफी अच्छी होती है। सिंस पपाया ग्रोज विगरसली एंड कंटिन्यूअसली, इट हैज अ कंटिन्यूअस डिमांड फॉर न्यूट्रिएंट्स। हर एक स्टेज में जैसे कि बात की है वहाँ सीडलिंग स्टेज से लेके फ्लावरिंग से लेके प्री फ्लावरिंग से लेके वेजिटेटिव स्टेज से लेके फ्रूटिंग से लेके हार्वेस्ट तक, प्राय अलग अलग स्टेजेस पर, क्योंकि वो बिगरस होता है, ठीक है, उसको कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए केवल न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो उस पर वो टिका होता है। पहले ही कहा गया है कि वो अंडरस्टूड है कि वो हैवी फीडर है, उसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। बिना न्यूट्रिएंट्स को अपना किसी भी तरीके का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो एक लीफ को भी नहीं बढ़ाएगा अपने आप से जब तक उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो ये समझ सकते हो कि हैवी फीडर है, न्यूट्रिएंट्स पर ही पूरा डिपेंड है। दे मस्ट बी सप्लाइड टू कीप इन गुड हेल्थ एंड हाई वियरिंग, जो कि मस्ट बी सप्लाइड किए ही जाते हैं हर हाल में, किसके लिए, अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छी वियरिंग के लिए, अच्छा प्रोडक्शन के लिए उनको देना ही पड़ता है। नेक्स्ट हमारी स्टेजेस हैं कुछ, ठीक है। पहली स्टेज है हमारी सीडलिंग, फिर है वेजिटेटिव, फिर है प्री फ्लावरिंग, फिर है फ्लावरिंग, फिर है फ्रूट डेवलपमेंट, फिर हार्वेस्ट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम का यहाँ दिया गया है, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो 0.02, 0.29, 9.04, 53.37, 56.76, 305.78, ठीक है। फिर फास्फोरस किलोग्राम में है, ये फास्फोरस की बात करते हैं तो 0.005, 0.074, 0.0808, 15, 44, 103। पोटास की बात करें तो 0.02, वेजिटेटिव में 0.67, प्री फ्लावरिंग में 18, फ्लावरिंग में 2009 में किलोग्राम किया गया था, ग्राम में बात हो रही है यहाँ पर। फ्रूट डेवलपमेंट में 515, हार्वेस्ट में 5 to 4। फिर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो 0.02, वेजिटेटिव में 0.05, प्री फ्लावरिंग में 1.46, फ्लावरिंग में 4.10, फ्रूट डेवलपमेंट में 30.74 और हार्वेस्ट में आपका 3 to 7। ऐसे ही मैग्नीशियम में 0.02, 0.05, 0.99, 2.30, 6.32 और इसके बाद में 183.34।
ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया गया है ग्रोथ स्टेज का, सीडलिंग से लेके हार्वेस्ट तक। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम, मैग्नीशियम को इन प्रोपोर्शंस में डिफरेंट स्टेजेस पर ग्राम्स में दिया जाता है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ अच्छे प्लांट की हेल्थ और बियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस प्रोपोर्शन में देना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, वो है बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स आर कैरियर बेस्ड प्रिपरेशंस containing beneficial microorganisms in a viable state, intended for seed or soil application and designed to improve soil fertility and help plant growth by increasing the number and biological activity of desired microorganisms in the root environment. Biofertilizer वो carrier based preparations होती है जिसमें beneficial microorganisms होते हैं जो कि सीड और सॉइल के प्रिपरेशन और एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, साथ ही साथ उनकी प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करना और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना, जिससे सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जंतुओं की जड़ों के वातावरण में, जड़ों के विकास में वो माहौल पैदा हो सके, जिससे भूमि जो है फ्राइबल बने, भुरभुरी बने, साथ ही साथ किसी भी तरीके से उनमें इंसेक्ट और बाहरी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस का इन्फेस्टेशन ना हो, कि प्लांट स्टेबल रहे और स्टेबल के साथ साथ उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो और उसका बायो प्रोडक्ट जो हो खाने में वो भी बहुत स्टेबल हो और किसी भी तरीके से वो इंजीरियस ना हो हेल्थ के लिए, जो कि आपके बायोफर्टिलाइजर्स में है। एजोस्पेरुलम है, एजोस्पेरुलम स्पीसीज है, फॉस्फोबैक्टीरिया है, बैसिलस मेगाथीलियम वैरायटी, फॉस्फैटिकम बैसिलस सबटिलिस, ये बायोफर्टिलाइजर्स हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे बस्कुलर और वस्कुलर माइकोराइजा फंजाई, बैम। तो बस्कुलर और वस्कुलर माइकोराइजा जो है ग्लोनस फेस्कुलेटम है ना, ग्लोनस फेस्कुलेटम अप्लाई बायोफर्टिलाइजर्स विद डॉट बस्कुलर और वस्कुलर माइकोराइजा, बैम, एजोस्पेरुलम and phosphobacteria each at the rate 20 gram per plant and again 6 months after planting। 20 ग्राम पर प्लांट देते हैं, साथ ही साथ 6 महीने के बाद प्लांटिंग के बाद फिर दिया जाता है। तो ये बायोफर्टिलाइजर और बैम का पूरा थ्योरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैन्योरिंग। मैन्योरिंग इन द नर्सरी। एडिक्वेट मैन्योरिंग ऑफ यंग सीडलिंग इज of the greatest importance toward the production of vigorous healthy seedling। एडिक्वेट मैनरिंग जो होती है, एक निश्चित प्रोपोर्शन में जो हम खाद देते हैं, वो यंग सीडलिंग के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है उसके प्रोडक्शन में और साथ ही साथ बिगरस हेल्थी सीडलिंग्स में, सीडलिंग्स को बिगरस बनाने में भी बहुत मदद करती है। अब यहाँ एक पॉइंट है कि डू नॉट अप्लाई केमिकल मैनर्स टू पपाया। जो रासायनिक खाद होती है उसको अप्लाई नहीं करते हैं नर्सरी स्टेज में एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग, एज हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द सॉइल कम इन कॉन्टेक्ट विद द टेंडर रूट्स ऑफ द सीडलिंग मे कॉज परमानेंट डैमेज। होता ये है कि जब पपाया नर्सरी स्टेज में होता है तो उसकी जो रूट होती है वो रूट इतनी मजबूत नहीं होती कि वो केमिकल्स के छिड़काव को झेल सके। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो फिर रूट्स बहुत ही बिगरस होती हैं, वो कतई किसी भी तरीके का आघात नहीं झेल पाती, और जो रासायनिक हमारे खाद होती हैं उनमें इतने टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे सीडलिंग कंडीशंस में नर्सरी स्टेज पर जो प्लांट हो उसमें वो इस तरीके की कैपेबिलिटी हो। तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि नर्सरी स्टेज पर किसी भी तरीके की रासायनिक खाद नहीं दी जाती। अगर ऐसा किया जाता है तो सीडलिंग स्टेज पर पूरे प्लांट का परमानेंट डैमेज होने का चांस रहता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे मैन्योरिंग एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। जो मैन्योरिंग एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर्स, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, बेनिफिशियल हैं पपाया प्लांट के लिए। अप्लाई बर्न ड्राई एंड बेल रॉट इन कैटल मैनर एट द रेट 4 to 5 किलोग्राम पर फीट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। टेक अ सर्कुलर बेसिन evenly around papaya trees at 30 centimeter away from the stem and at 15 centimeter deep.
नेक्स्ट है अप्लाई द फर्टिलाइजर मैन्योर्स अराउंड द बेसिन and mix well with the soil without disturbing the roots. Irrigate immediately to dissolve the fertilizers in the soil. Take care such that no fertilizer comes in direct contact with any above ground parts of the plant. ऊपर हम बात करेंगे टेक अ सर्कुलर बेसिन, एक सर्कुलर बेसिन लेते हैं इवनली अराउंड पपाया ट्री जो 30 सेंटीमीटर अवे होता है स्टेम से और 15 सेंटीमीटर गहरा होता है. अप्लाई द फर्टिलाइजर्स मैनर्स, खाद और उर्वरक देते हैं अराउंड द बेसिन एंड मिक्स्ड वेल विद द सॉइल विदाउट डिस्टर्बिंग. उसको हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि रूट्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट्स अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो प्लांट के डैमेज होने का खतरा बना रहता है. इरिगेट इमीडिएटली टू डिसॉल्व द फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल. जब हमने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को उस गड्ढे के आसपास रखी भूमि में जड़ों को बचाकर हमने मिला दिया है तो उसके तुरंत बाद हमको फर्टिलाइजर देना इसलिए जरूरी होता है कि जो फर्टिलाइजर हमने दिया है वो पानी के संपर्क में आकर मिल जाता है और रूट जोन में उसकी चीजें पहुंचने लगती हैं. रूट जोन में उसकी चीजें पहुंचने लगती हैं, इसलिए इरिगेट इमीडिएटली टू डिसॉल्व द फर्टिलाइजर इन द सॉइल. नेक्स्ट है टेक केयर सच दैट नो फर्टिलाइजर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनी अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी फर्टिलाइजर हमने दी है वो किसी भी पार्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए. इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है. रिकमेंडेशंस की बात करें तो अप्लाई 110 ग्राम ऑफ यूरिया, 110 ग्राम ऑफ यूरिया, 300 ग्राम ऑफ सुपर फास्फेट एंड 80 ग्राम ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटाश to each plant per application. First application 3 months after planting and repeat the same at bi-monthly intervals. Now the next slide is tissue analysis and papaya fertilization. Tissue analysis and papaya fertilization, इस चीज को आपने देखा होगा, हमने आउटलाइंस में ऐड नहीं किया था, लेकिन इसको यहां बताया जाएगा कि the use of plant tissue analysis to determine the fertilizer requirement of papaya tree has not been used to any great mixture. Tree has not been used to any great extent. The use of plant tissue analysis, जो plant tissue analysis का यूज होता है to determine कि निर्धारण करने में the fertilizer requirement, खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता को निर्धारित करने में किया जाता है. A tree has not been used to any great extent, जो कि पौधे में कभी भी किसी भी तरीके से कोई रूप में मिक्सचर न किया गया हो. टेक दिस पेटियोल्स और लीफ स्टेम्स फ्रॉम द मोस्ट रिसेंटली ओपन फ्लावर फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस. टेक द पेटियोल्स, जो पेटियोल्स होते हैं, जो लीफ स्टेम्स होते हैं, फ्रॉम द मोस्ट रिसेंटली ओपन, जो बहुत रिसेंटली ओपन हुए होते हैं, ओपन फ्लावर फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस. न्यूट्रिएंट के एनालिसिस के लिए इन चीजों को लिया जाता है. नॉर्मली इट कंपोजेज ऑफ नाइट्रोजन 1.30%, इसमें जो नाइट्रोजन होता है 1.30%, फॉस्फोरस 0.164% एंड पोटेशियम 5.20% ऑन अ डाइवेट बेसिस. द बेस्ट टाइम फॉर द सैम्पलिंग ऑफ द पेटियोल इज जून टू सितंबर. जो बेस्ट टाइम होता है सैम्पलिंग का पेटियोल्स का वो जून टू सितंबर होता है. ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि एनवायरमेंट बहुत फेवरेबल होता है और जो कि पेटियोल्स और स्टेम्स के डेवलपमेंट को डेली के डेली एग्जिबिट करता है, इसलिए ये टाइम को थोड़ा सुटेबल माना जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक दिस इज फाइनल स्लाइड, ग्रोथ रेगुलेटर. स्प्रे एथ्रिल एट 250 mg डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. एथ्रिल 250 mg, ठीक है, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑफ जिब्रेलिक एसिड 25 mg डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू इंक्रीज द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ पपाया फ्रूट्स. अगर हम ये करते हैं तो ये इंक्रीज द वेट को इंक्रीज करती है पपाया फ्रूट्स की वॉल्यूम को. स्प्रे द एथ्रिल सॉल्यूशन containing 200 mg chemical dissolved in 1 liter of water to increase papain production. Before sowing the seed in nursery, नर्सरी में बीजों को बोने से पहले treat the seed in solution, सीड को हम उपचारित कर लेते हैं सॉल्यूशन में, जो कि 100 mg ऑफ जिब्रेलिक एसिड. 100 mg जिब्रेलिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर वाटर में फॉर 1 आवर टू एनहेंस जेर्मिनेशन.
1 घंटे के लिए, जिससे हम जर्मिनेशन को बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकें। जर्मिनेशन हमारा ऑप्टिमम हो, कम से कम हम 80 से 90% जर्मिनेशन को अडॉप्ट करें, इसलिए ये उपयुक्त चीजें की जाती हैं। ये फर्टिलाइजर का एक ग्राफ आपको बताया गया है। ये इस तरीके से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। स्टेट फर्टिलाइजर में यूरिया है, आपका सुपर फास्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में, प्लांट फर्टिलाइजर में रेप कैक है, सोयाबीन एंड ऑयल की एक एक्ट है। इसके बाद में एनिमल फर्टिलाइजर में फिश मील, बॉर्न मैन्योर, ड्राइड ब्लड, फिश मील एक्सेट्रा। एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट में वेस्ट ऑफ काउज, पिग्स एंड चिकन, मिक्सचर ऑफ डिकेड प्लांट मैटर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर में, कंपाउंड फर्टिलाइजर में डेजिग्नेटेड ब्लेंडेड फर्टिलाइजर, पेस्ट फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, इस तरीके से पूरा पपाया का ऑर्चर्ड दिखाया गया है, जिसमें बेटर तरीके से मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को दिया गया है, साथ ही साथ ग्रोथ दिख रही है। नेक्स्ट है हमारा सजेस्टेड फर्दर रीडिंग्स, जो हमने सोर्सेज जहां जहां से लिए, आई किसान, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, विकासपीडिया, agriinfo.in, agrimeet.in, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स नट्स एंड प्लांटेशन, क्रॉस बाय अंकुश शर्मा एट ऑल। इसी के साथ हम इस स्लाइड को खत्म करते हैं। धन्यवाद।